ठीक। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार हम देख रहे हैं, एक के बाद एक, कभी अवार्ड वापसी गैंग सामने आती है तो कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर धरने दिए जाते हैं। संविधान की किताब हाथ में लेकर दिल्ली में दंगे किए जाते हैं, लोगों के मर्डर किए जाते हैं, लिंचिंग की जाती है, जिंदा जलाया जाता है और घरों को आग लगा दी जाती है। ये सब कुछ होता है कहीं और नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली में। और इस सब के बाद ये जो पूरी की पूरी एक गैंग है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, इस पूरी गैंग की आप हिमाकत देखिए कि एक किताब जब निकलती तो उस किताब को रोकने का प्रयास होता है, उस किताब को पब्लिशर के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि किताब छापने से वो मना कर देता है। ठीक है, ये पब्लिशर का मैटर है, वो किताब छापने से मना कर सकता है। लेकिन एक राष्ट्रवादी चैनल जिसके ऊपर बेदाग पिछले 20 सालों से हम लगातार देखते आ रहे, हजारों केस उनके ऊपर हुए लेकिन आज तक एक भी केस साबित नहीं हो पाया, सारे के सारे अदालत में औंधे मुंह गिरे। ऐसा चैनल जब एक किसी मुद्दे को लेकर आता है और ये भी नहीं पता कि उस मुद्दे में अंदर क्या है क्या नहीं है, अभी ये डिसाइड ही नहीं था कि वो मुद्दा किस लिए, सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया लेकिन उस पर टुकड़े टुकड़े गैंग के पेट में बड़ा जोर का दर्द हुआ। और इतना जोर का दर्द हुआ कि रात के 2 बजे अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए अदालत खुलवाने वाले लोग फिर से अदालत चले गए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कि ये नारा दिया था, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। किसने अफजल को मारा? सुप्रीम कोर्ट ने। ये लोग वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जागीर समझते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो भारत के संविधान को हाथ में लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत की संविधान में ना आस्था है ना निष्ठा है। ये वो लोग हैं जो दूसरों को बोलने नहीं देना चाहते, उनके गले पर अपना पैर रखकर उन्हें कुचल देना चाहते हैं, आवाजों को दबा देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के अंदर किसी भी सही प्रकार से डिस्कशन को होने ही नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता बुरी लगती आंखों में खटकती है। हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए प्रखर राष्ट्रवादी और सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक, जाना पहचाना चित परिचित चेहरा, पूरा देश उनसे परिचित है, माननीय श्री सुरेश चौहान के जी मौजूद है। सुरेश चौहान के जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे लिए गर्व की बात है कि आपके जैसा राष्ट्रवादी हमारे चैनल पर आया है। सुदर्शन भी आपका है और आपका चैनल भी मेरा चैनल है। सारा हिंदू समाज एक करना है, अगर ये हम एक दूसरे एक नहीं होंगे तो फिर हमारा अस्तित्व क्या काम का है। हम इसीलिए तो हम बटे हैं, इसलिए तो कट रहे हैं। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, आपने एक बहुत व्यापक मुद्दा उठाया। पिछले 2 साल से मैं इस मुद्दे को लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा था और भारत के हर चौराहे पर इसकी चर्चा थी कि ये जो उर्दू विषय में जो परीक्षाएं हो रही हैं, इससे जो यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें कुछ घोटाला हो सकता है। तो इस घोटाले की जो चर्चा करने के लिए आपने एक जो मुहिम उठाई, सिर्फ चर्चा मात्र करने के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट, उस पर कोर्ट ने आकर एक बैन लगा दिया। वो बैन भी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी न्यूज चैनल का शो रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना किया और हाई कोर्ट ने रोक दिया। सुनने में कैसा लगता है? मतलब क्या है, आपका शत्रु कितना शक्तिशाली आप समझ सकते हैं। देखिए, बहुत मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। मैं इस इंटरव्यू के 2 हिस्से चाहता हूं। पहला हिस्सा कि इस देश के गद्दार टुकड़े टुकड़े गैंग को स्वतंत्रता है, इस देश में एनडीटीवी को स्वतंत्रता है, इस देश में वो अल जजीरा आ सकता है जो लादेन के नाम से चिरपरिचित है, जो अपने चैनल पर जब हिंदुस्तान का नक्शा दिखाता है तो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाता। अल जजीरा जब भारत की रिपोर्टिंग करता है तो कश्मीर को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, कश्मीर नहीं कहता। ऐसा अल जजीरा इस देश में कुछ भी कर सकता है, लेकिन केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है, ऐसा कहने वाला सुदर्शन रोका जा सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये क्यों होता है आप जानते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि तंत्र हमारे हाथ में नहीं है। तंत्र पर कब्जा है, तंत्र पर प्रभाव है, तंत्र पर नियंत्रण है और ये तंत्र हिंदू विरोधी है। इसलिए तो सुदर्शन शुरू किया ना, अन्यथा सुदर्शन शुरू करने की क्या आवश्यकता थी? जो तथाकथित आजादी हम कहते हैं ना, वो तो तथाकथित राजनीतिक केवल आजादी है, ना आर्थिक आजादी है, ना सांस्कृतिक आजादी है, ना हमारी वैचारिक आजादी है। कहाँ है वो स्वतंत्रता?
हालांकि 15 वर्ष में तमाम संघर्षों के बाद इस चैनल पर लड़ रहा हूँ। 30 वर्षों की पत्रकारिता मेरी यही कहती है कि इन सबके बावजूद काम करना है, क्योंकि इसे हटाने के लिए तो करना है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो जिस मुद्दे को लेकर मैं ये शो करने वाला था या करने वाला हूँ। स्टे उठाकर मैं इसको करूंगा ही, आज नहीं कल। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन आएगा और मैं ये शो करूंगा। मुझे कोर्ट ने स्टे दिया है, इसलिए मैं कुछ बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ ये हिंदुस्तान को समझ में आए, इसलिए मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इस देश को बताना चाहता हूँ। हमने जो तंत्र स्वीकार किया, ये जो तंत्र जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, इसे नहीं मिला ना। आपके मेरे पुरखों ने बलिदान दिया। हमारे पुरखों ने बलिदान देके कोई देश नहीं मांगा, हमारे पुरखों ने बलिदान देने के बावजूद भी देश दिया। आधी अधूरी आजादी मिली, जो मिली वो कैसी लंबी चले, इसके लिए कहा गया कि वह एक लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो। तो आपके मेरे पुरखों ने लाखों वर्षों का राज परिवार छोड़ दिया। कोई किसी को 1 इंच जमीन नहीं देता। ये तो देश में रहने के बावजूद कागज नहीं दिखाते। हमारे राज परिवारों ने सत्ता दे दी, किले दे दिए, राज्य दे दिया, सब कुछ दे दिया। किस लिए? ये कहा गया कि इस देश की लोकतंत्र 4 खंभों पर रहेगा। एक खंभा होगा इसका विधि पालिका, जो कि राजनीति है, सत्ता है, ये विधि पालिका है। दूसरा होगा न्यायपालिका, लेकिन न्यायपालिका के पास भी एग्जीक्यूटिव राइट नहीं है, वो केवल इसकी संविधान की कानून की व्याख्या कर सकती है। और चुनाव कर जीत कर आने वाली जो विधि पालिका के लोग हैं, ये 5 साल, 10 साल, 15 साल रहते हैं। तीसरा है खबर पालिका, जो आप और हम हैं, ये केवल आवाज उठा सकता है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। चौथा है महत्वपूर्ण खंबा, सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें जुड़ने वाला व्यक्ति 35 से 40 साल तक इस तंत्र का महत्वपूर्ण अंग रहता है, वो है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ये जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईपीएस चुनकर आते हैं, वो इसका हिस्सा है। राज्यों में जाएंगे तो जो राज्यों की चुनाव प्रक्रिया होती है, वो राज्यों के पीसीएस, एमसीएस वगैरह जो बनते हैं, वो लोग हैं। आपको बड़ा चौंकाने वाली बात बताता हूँ। देखिए, इस तंत्र में अपने लोग घुसाए जाए, इसका पहला नारा जिन्ना ने दिया था मुस्लिम लीग के मंच से। तब ये नारा केवल भारत में नहीं है, पूरे दुनिया में ज़कात फाउंडेशन नाम के फाउंडेशन चलते हैं, और वहां उस देश में एग्जीक्यूटिव में लोग घुसाए कैसे जाए, पॉलिटिक्स में कैसे घुसाए जाए, इस पे बात होती है। भारत में एग्जीक्यूटिव के बारे में बात होती है, और इसी का तो मैंने आवाज उठाया था ना। मैंने तो केवल एक प्रश्न पूछा था, अचानक मुसलमान कार्यपालिका में कैसे बढ़ने लगे? भाई, प्रश्न पूछना तो आपको और मेरा अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। लेकिन इस प्रश्न पूछने से रोका गया। मेरा शो होता, मेरे से कोई असहमत होता, मैं मान सकता हूं, लेकिन मैंने केवल शो होने वाला है जिसमें मैंने विरोधकों को भी बुलाया, ट्विटर पे भी बुलाया, फोन करके बुलाया, ईमेल किए, टीवी से आह्वान किया। वो मेरे से बात करने नहीं आए, कोर्ट में गए, वहां पर भी मैं नहीं था। दोनों कोर्टों में जहां मेरे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वहां पर भी मैं नहीं था, और जहां मेरे खिलाफ निर्णय दिया, उस हाई कोर्ट में भी नहीं था। मतलब क्या है, कौन सा, क्या आप मुझे लाइसेंस ही क्यों दे रहे भाई? आपने मुझे एक न्यूज चैनल का लाइसेंस दिया और आप मेरा शो रोक रहे हैं। खैर, रोकने के तंत्र का दुरुपयोग के कई उदाहरण है, रात को 2 बजे कोर्ट खोलने की भी उदाहरण है, लेकिन ये करने वाले लोग असली अपराधी है। वो अपराधी जो है उनको नंगा करना जरूरी है, और इसलिए मैंने तय किया कि मुझे पता है कि उन लोगों के डर से अपने आप को तेज, अपने आप को नंबर 1, अपने आप को ईमानदार, अपने आप को बड़ा चैनल कहने वाले मुझे तो दिखाएंगे नहीं, और इसलिए आप जैसे हिम्मत वाले लोगों के प्लेटफॉर्म पर आने का मैंने निर्णय किया, और मैं अब यूट्यूब के मित्रों को अपनी इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात बताइए, टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हर बार लगभग हर मुद्दे पर, चाहे किताब हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, हमेशा ये कहा कि बिफोर पब्लिशिंग हम स्टे नहीं देंगे, बिना जाने हुए कि इसके अंदर क्या है, जब तक ये पब्लिश ना हो जाए हम इस पर स्टे नहीं दे सकते। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट कहता हम स्टे नहीं देंगे, और हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हुए हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे देता है कि भाई इसको रोका जाए? ये इस प्रकार का अन्याय क्यों?
देखिए, अभी आपको याद होगा कि रानी पद्मावती जी के ऊपर जो पिक्चर आई थी, हम लोग उसके विरोध में थे और हमने विरोध किया तो एक अपनी टीम सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा कि देखिए प्रमो देखिए। कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता कि पिक्चर में क्या आने वाला है? हाँ। तो वकीलों ने प्रमो दिखाया कि ये देखिए 2 मिनट का प्रमो है, इसमें फलानी फलानी चीज दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने कहा कि 2.5 घंटे की फिल्म आप 2 मिनट के प्रमो से नहीं समझ सकते, फिल्म आने दीजिए। मैं कहता हूं जज साहब, मेरा तो 9 घंटे का 9 एपिसोड आने हैं, आप 30 सेकंड का प्रोमो देख के कैसे कह रहे हैं कि इसको बंद करो? अब अपने रूल आउट करें। अभी आपको याद होगा 4 ही दिन पहले, बल्कि 3 ही दिन पहले उच्च न्यायालय दिल्ली में एप्लीकेशन लगा। देश की हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेना, उसके एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट की कि एक वेब सीरीज आ रही है जिसमें हमारी महिला पायलट के बारे में गलत दिखाया गया और उससे एयरफोर्स के इमेज पे असर पड़ेगा। एयरफोर्स ने कहने के बावजूद भी वो रुकी नहीं। कोर्ट ने कहा नहीं रुकेगी, लेकिन सुरेश चवानके का चैनल रुकेगा, उसका शो रुकेगा। तो सोचिए ना कि भाई हम कहाँ हैं? ये दिन दिखने के लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया था क्या? आज स्वर्ग से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देखते होंगे तो कितना दुख होगा। मैं तो हमारे दलित भाई, ओबीसी भाई, एसटी भाई के अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं इस यूपीएससी में, ये बताने वाला था ना लेकिन रोक दिया। अधिकार छीने जा रहे हैं आप ये बताने वाले थे और ये आपको बताने नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया और कहीं ना कहीं आपकी जीत है? ये तो है, मैं ऐसा मानता हूं। मैं तो ईश्वरवादी आदमी हूं। मैं ये मानता हूं कि ये जो चैनल चल रहा है ना, ये तो भगवान चला रहा है। मैं तो बस एक उसका माध्यम मात्र हूं। भगवान ने एक ऐसी स्थिति को पैदा किया कि जैसे ये नंगे हो रहे, एक्सपोज हो रहे, ये अपने आप कपड़े उतार रहे हैं। अगर ये शो में आते, बातचीत होती, शायद ये मेरा विरोध नहीं करते, तो ये मुद्दा आप ही इंटरव्यू करते हो, शायद हो सकता है कि लोगों को इतने जल्दी पता नहीं चलता। भाई जनसंख्या के लिए तो मुझे 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी, 100 गाड़ियां बिल्कुल। लेके, 1.25 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र हुए, तब जाके जनसंख्या एक मुद्दा एस्टेब्लिश हुआ। आज लोग उस पर बात कर रहे हैं। यूपीएससी तो मेरी शुरुआत थी, लेकिन देखिए एक क्यों हुआ पता है? क्योंकि दाढ़ी में तो तिनका है ही, बल्कि मैंने इनकी दुखती जो नस है उस पर हाथ रख दिया। इस देश के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र पर घुसपैठ करके उस पर कब्जा करने का जो प्लान था, इनके सैकड़ों वीडियो, इनके पीडीएफ, इनकी वेबसाइटों पर सबूत, ये सब कुछ है मेरे पास। और मुद्दा केवल ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये इनको आईपीएस, आईपीएस और आईएएस बनाने वाली जो संस्था है, वो आईएस से जुड़ी हुई है, वो अलकायदा से जुड़ी हुई है, वो पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ी हुई है, वो जाकिर नाइक से जुड़ी हुई है। दोनों संस्थाओं पर एक जैसे संचालक है। पाकिस्तान के जैसे भारत में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, वैसे भारत में ज़कात फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान है। और जो इंटरनेशनल ज़कात फाउंडेशन है उसमें पाकिस्तान का जो अध्यक्ष है वो आईएसआई का अध्यक्ष है। भारत का अध्यक्ष इंटरनेशनल मीटिंग में उसके साथ बैठता है। ठीक है ना? ये मुस्लिम एड जो है, मतलब पैसा, ये कैसे आता है? भारत के जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, होम मिनिस्ट्री जांच होती है, नेताओं की होती है, मंत्रियों की होती है। विदेश से लिंक नहीं चाहिए भाई, आपकी व्यक्ति के नहीं चाहिए, आप तो देख रहे हैं। लेकिन इनके बनाने वाली संस्थाओं की, उनको कहां से पैसा आ रहा है? जो भी आ रहा है अभी खुलासा करने पे मजबूर हुए ना। मैं न्यायालय को कहूंगा कि न्यायालय ये ध्यान दे कि मुझे तो बोलने से रोक दिया, लेकिन वो खुलासा करे, अपने वेबसाइटों से कागज हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? अगर सुरेश चौहान के गलत है तो तुम्हारा कुछ बिगड़ता ही नहीं ना। आपको ये नहीं लगता सर कि ये जो पैसा, जो आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स का पैसा है, जो सऊदी से पैसा आ रहा है, जो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, जब इसके बोझ तले, जब इसके फ्री में इससे ट्यूशन पढ़कर कोई आईएएस बनेगा तो उसके ऊपर एक बोझ रहेगा, एक जिहादी मानसिकता का। आपको नहीं लगता जो भारत के लिए आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है? उसको पूछिए कि आपके लिए देश पहले या धर्म पहले? बस इतना पूछिए। हो सकता है झूठ भी बोले, लेकिन आप और हम जानते हैं क्या है। अरे भाई किसी को भी लाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो कहे कि मेरा धर्म, मेरी मान्यता है, मेरा सब कुछ बाद में, मेरा राष्ट्र सबसे पहले, ऐसे संस्कारों की संस्थाओं से लोग नहीं आ रहे।
बैन ऐसा अगर यदि मैंने तो ऐसा देखा, यदि कोई मुस्लिम ऐसा कह देता है तो उसको मुस्लिम समाज से एक तरह से काट दिया जाता है, जो और ऐसे देखिए मुसलमान हैं भी। आपने मुस्लिम शब्द यूज किया मेरे खिलाफ, जो कोर्ट में और बाकी जगह पर ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सुरेश चौहान के ने मुस्लिम क्यों कहा। ये जब कहते हैं कि मुसलमान सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, मुसलमानों का अपना जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तो मिलता नहीं, ऐसा जब वो कहते हैं तो मुसलमान कहना चलेगा। और सुरेश चौहान के जब कहता है कि मुसलमानों की संख्या बड़ी है तो नहीं चलेगा। आप स्ट्रक्चर कमेटी बनाएं, आपके मेरे हमारे बच्चों के मुंह के पैसे निकालकर हम टैक्स भरते हैं, उस पैसे से स्ट्रक्चर कमेटी बने, झूठे आंकड़े और रिपोर्ट के आधार पर वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का चित्र तैयार करे और उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए मुसलमान शब्द यूज करे। और मैं मुसलमान नाम भी ना लूं। मुझे किसी अखबार का फोन आया था, मैंने उनको कहा क्या मुसलमान गाली हो गया? मुसलमान को मुसलमान नहीं कहो तो क्या कहूं? आप वैकल्पिक शब्द दे दीजिए मुझे। ये स्थिति है, बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक। आपको नहीं लगता कि माइनॉरिटी को एक बार दोबारा से, जो माइनॉरिटी की परिभाषा है, इसको दोबारा से अच्छी तरह से परिभाषित करने की जरूरत है? क्योंकि एक तरफ वो जमात है जो आज 30% हो गई है, फिर भी माइनॉरिटी का रोना रो रही है, दूसरी तरफ ऐसी असल माइनॉरिटीज हैं जो बेचारे आज 1% भी नहीं रह गए हैं, और जबकि ये 30% हो गए आज़ादी के बाद, वो बेचारे 5 से 1 के नीचे चले गए। तो माइनॉरिटी कौन है? और माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष हर बार एक समाज विशेष से बनना क्यों जरूरी है? मंत्री भी मुसलमान क्यों चाहिए? एग्जैक्टली अधिकारी भी मुसलमान क्यों चाहिए? मतलब मुझे लगता है कभी कभी, देखिए मैं बहुत मन की बात कर रहा हूँ, आज मैं आपसे घर से जुड़ा हूँ और आज मैं वैसे कम लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि हमने 73 सालों में हार मान ली है। हमने जिस आधार पर देश का विभाजन किया था ना, ये दिन दिखने के लिए किया था। अरे हमने तो प्यार से इस देश में रखा था ना कि भाई हमें जो भाई कह रहा है उसको हम रख रहे हैं। आज वो मेरे घर का एक बार बंटवारा करने के बावजूद दोबारा बंटवारे पर आया है और मैं दावा करता हूं कि कुछ ही दशकों बाद मेरे घर से मुझे निकाल देगा। तब सुरेश चौहान की याद आएगा। आज सुरेश चौहान के को कोसने वाले, विरोध करने वाले, मूर्ख कहने वाले, दंगाई कहने वाले, हेट्रेड हेटमोंगर कहने वालों को तब सुरेश चौहान की याद आएगा। तब उनके बच्चे उनको कहेंगे कि तुमने सुरेश चौहान के का विरोध किया था, जो ये देश हमारे हाथ से कब्जे से न जाए इसलिए लड़ रहा था। मुझे कहा मेरे बच्चों का आईएएस आईपीएस बनाने के लिए लड़ रहा हूं क्या? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ब्रेन वॉश, दुख, बहुत दुख है। सर। अब तो स्पष्ट रूप से मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, एक सज्जन ने बाकायदा एक टीवी चैनल पर आकर ये बोल भी दिया कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हमको हमारा अलग देश दे दिया जाए। दोबारा से बंटवारा मांग लिया, नेशनल टेलीविजन पे प्राइम टाइम पे मांग लिया। ये तो सपना पाले हुए है। लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। बोटी बोटी कट जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान का बोटी भर टुकड़ा भी नहीं देंगे, वचन देता हूं आपके चैनल पे। आपको लेकर सबके अंदर बड़ी दहशत है। आपका नाम सुनते ही लोगों के पेट का पानी हिल जाता, और सिर्फ ये सुन लेते हैं वो कि सुरेश चौहान के यदि ये कोई ऐसा प्रोग्राम चलाने वाले हैं तो कोर्ट पहुंच जाते हैं कि माई बाप इसको चलने मत दीजिए। तो क्या माना जाए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सऊदी का पैसा, ये आईएसआईएस के सिंपैथाइजर, इन सब पर एक अकेला सुरेश चौहान के भारी है। इसका मुझे गर्व है, मुझे इसका गर्व है। आप जैसे साथी सुदर्शन के दर्शक और मेरे जो समर्थक है, मुझे गर्व है कि आप लोगों ने मेरे नाम के भरोसे को ऐसा बनाया कि मैं बस एक 30 सेकंड का वीडियो निकालूं तो दिल्ली से लेकर अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल तक हिल जाते हैं और दुनिया भर के संस्थाओं के पास जाकर चिल्लाते, अरे देखो देखो ये क्या कह रहा है। ये डर अच्छा है। जिहाद के बहुत नए नए रूप हम देख रहे हैं। लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, अब एजुकेशन जिहाद है, आप देख रहे हैं, नौकरी जिहाद है, साथ में एक जिहाद है पॉपुलेशन जिहाद। तो पॉपुलेशन के लिए आप क्या कहेंगे? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत आवश्यक नहीं हो गया इस समय? आपको पता होगा ये मैंने ही लाया 2017 में, पहली बार मैंने ही आवाज उठाया। तब तक जनसंख्या पे कोई नहीं बोल रहा था, ना सरकार बोल रही थी ना कुछ। वो हम दो हमारे दो का नारा भी गायब हुआ था। लेकिन मैंने देखा कि हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, मुसलमानों की लगातार बढ़ रही है और संतुलन इतना खतरनाक है। कश्मीर सामने है, केरला सामने है,
आपका मालदा सामने है, केरला सामने है, दिल्ली में सीलमपुरी सामने है, सब उदाहरण है, फिर भी हम जागने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा हम दो हमारे दो तो बहुत हुआ, अब हम दो हमारे दो तभी होगा जब सबके दो होंगे। करेक्ट। और इसलिए 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 303 सांसदों ने कैमरे के सामने इस मुद्दे का समर्थन किया है। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही जल्द जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं ना, इसमें भी 303 से ज्यादा सांसद हाँ कहेंगे, समर्थन करेंगे। उसको थोड़े समय की देरी है, अब देखिए शो होने दीजिए क्या होता है। सर एक बात तो ये हो गई कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, साथ में प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते रहे हैं एक देश एक संविधान एक विधान। तब ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक बहुत जरूरी हो गया आज के हिसाब से, जो बार बार हर व्यक्ति कहता है मेरे धर्म के हिसाब से मेरा कानून होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये गलत है? भारत के अंदर सिर्फ भारत का एक कानून होना चाहिए जो सभी पर एक समान तौर पर लागू हो। देखिए मैं अब इसका पक्षधर नहीं रहा। मैं कुछ समय तक समान नागरिक संहिता का बात करता था, करीब 1 साल से मैं अब समान नागरिक संहिता की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा, मैं तर्क देता हूं, मैं इस पे डिबेट डिटेल में करूंगा। मेरे पुरखों ने इस भूमि के लिए प्राणों की आहुति दी, इसकी परंपरा 1 लाख साल पुरानी से ज्यादा है। आज भी मैं इस भूमि के लिए प्राण दे रहा हूं, मैं इसका दर्शन कर रहा हूं, मैं इसका जय जयकार कर रहा हूं, मैं इसके वंदे मातरम कह रहा हूं। जिसने इस भूमि के लिए प्राण नहीं दिए, जिसने इसको गजवा हिंद के लिए प्राण दिए, जिसने इस देश के तथाकथित स्वतंत्रता में अगर लड़ाई लड़ी भी तो अपना देश ले लिया, मैं उसके साथ क्यों समानता की बात करूं? जो आज भी इसको अपनी मां मानने को तैयार नहीं, मैं उससे क्यों स्वतंत्रता की समानता की बात करूं? मैं जो आज भी पैन इस्लामिज्म, मतलब विश्व का इस्लाम, देश नहीं सीमाएं नहीं, ये मानता हूं, मैं उससे कैसे समानता की बात करूं? जिसने मुझे कभी भी समान नहीं माना, जिसने अपने अधिकारों की बात ज्यादा की, कर्तव्यों की नहीं की, मैं कर्तव्य की बात करने वाला, मैं समानता की बात क्यों करूं? इसलिए मुझे अभी हिंदुस्तान में समान अधिकार नहीं, हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार चाहिए। वेरी गुड सर, विशेष अधिकार की आपने बात करी, और जब विशेष अधिकार की बात होती है तब फिर मन में एक विचार आता है, फिर वापस अखंड भारत हमको दिखता है जो अखंड भारत था होगा। तो पीओके और अखंड भारत पर आपके क्या विचार हैं? होगा, पुनः होगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, खून पसीना जो बहाना है देश के लिए वो सब बहाएंगे। लेकिन ये हमारा नहीं ना सपना, ये तो हमारे पुरखों का सपना है। आज भी कुछ लोगों की अस्थियां रखी हुई है कि सिंधु जब हिंदुस्तान में बहेगी तभी उसको बहाया जाए। उनके किसी कृत्य से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावना से आप कभी असहमत नहीं हो सकते। ये बहुत उदात्त भावना है। हिंदू धर्म में किसी की आस्थाओं को समय रहते विसर्जित करना, उसकी विधिवत पूजा करना, श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई परिवार, कोई व्यक्ति ये कहते हुए उसको रखता है, तो वो किसके लिए रख रहा है? देश के लिए रख रहे हैं। और ऐसा रखने वाले कोई थोड़े लोग नहीं है। इस देश में अखंड भारत का सपना प्रति 14 अगस्त को हम रखते हैं। प्रति 14 अगस्त में कार्यक्रम करता, और ये सपना है और रहेगा और पूरा भी करेंगे। पाकिस्तान के एम्बेसडर एक बार मेरे कॉन्क्लेव में आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि सुरेश जी आपका पाकिस्तान के प्रति बड़ा भ्रम है, मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आप पाकिस्तान आइए, हम आपको वीजा देते हैं। तो मैंने उसको उसी मंच से कहा कि सुरेश चौहान के का संकल्प है कि पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर और वीजा लेकर नहीं जाऊंगा, बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में लाऊंगा और फिर जाऊंगा। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेश जी आपने अपना कीमती समय निकाला, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका प्रोग्राम कोर्ट उसको खुद से परमिशन दे और वो ऑन एयर हो, और देश के अंदर एक वृहद चर्चा हो, देश के अंदर एक सच्चाई सामने आए कि ये अलग अलग प्रकार के जिहादों में कहीं ये नौकरी जिहाद, जॉब जिहाद भी एक नया जिहाद तो शुरू नहीं हो गया। और यदि गलत तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप हम तो ये चाहेंगे इसके बाद आप एक आवाज़ और उठाएं कि इससे पूर्व में जिनके सिलेक्शन हुए न सिर्फ उनको बर्खास्त किया जाए, बल्कि जिन्होंने सिलेक्शन किए हैं उन्हें भी बाकायदा जेल की हवा खिलाई जाए, क्योंकि इस प्रकार से देश के साथ मजाक तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।